हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के इस चैनल फिट एट क्रैकर्स एकेडमी पर। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी साथी जो फिट एट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। आज के इस वीडियो में भी हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके फिट एट एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखें, चैनल पे विजिट करके। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। ऑप्शन 1 है फीता कृमि, 2 है केचुआ, 3 है जोंक, 4 है अंकुश कृमि या हुकबर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केचुआ। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में एक गड्ढे में गोबर और कचरा खरपतवार आदि डाल कर उसमें केचुआ डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वो केचुआ सारे खरपतवार गोबर को खा के खाद में बदल देती है। अगर जोंक की बात करें तो ये पानी में रहता है। फीता कृमि की बात करें तो ये एक परजीवी रोग है। यह रोग ज़्यादातर जानवर में होता है जो मांस खाते हैं। यह रोग तब फैलता है जब खाना या पानी जो जिसमें परजीवी का अंडा होता है जिसे खाया पिया जाता है तो उससे ये रोग फैल जाता है। अगर अंकुश कृमि या हुकवर्म की बात करें तो ये अधिकतर हमारे शरीर के छोटी आंत में होता है। ये अपना भोजन हमारे शरीर से खून चूस कर प्राप्त करती हैं। इस रोग का विशेष लक्षण यह है कि इसमें एनीमिया हो जाता है, जिसमें व्यक्ति पीला हो जाता है, जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे की आधार में दिया जाता है कहलाती है। नैनो सिंचाई, दूसरा है ड्रिप सिंचाई, तीसरा है फेमटो सिंचाई, चौथा है माइक्रो या लघु सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में पौधों की जड़ में डायरेक्ट पानी दिया जाता है और ये इसमें पाइप का पूरे खेत में नेटवर्क बिछा दिया जाता है और इसमें पौधों के जड़ के पास पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है, जिससे पानी की बचत होती है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। ऑप्शन 1 में अफाई, 2 में है करैत, 3 में है भारतीय सैल अजगर, 4 में है डुबैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजगर, भारतीय सैल या पाइथन। अगर करैत को ही हम कॉमन करैत कहते हैं, रफल वाइपर डुबैया को कहते हैं, अफाई को हम कहते हैं 100 स्केल्ड वाइपर। और एक और सांप है कोबरा, किंग कोबरा। ये 4 प्रकार के सांप हमारे इंडिया में जहरीले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। ऑप्शन 1 में है सांप, ऑप्शन 2 में है गिलहरी, ऑप्शन 3 में है बाघ, ऑप्शन 4 में है बिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी। गिलहरी का आगे वाला दांत हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए वो अपने दांत को घिसती रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, जिससे इसके दांत का साइज मेंटेन रहता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। ऑप्शन 1 में है ऊँट, 2 में है एल्पेका, 3 में है भेड़, 4 में है बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बकरी। पश्मीना ऊन एक विशेष प्रकार की बकरी से मिलती है। ये बकरियां 5000 मीटर की ऊंचाई पे -40 डिग्री टेम्परेचर में रहती है। ये मुख्यतः लद्दाख में रहती है। ये बकरियां को जो चंगपा जनजाति द्वारा पाला जाता है और कहा जाता है एक पश्मीना फॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है निमोनिया, सी में है डेंगू, डी में है चिकनगुनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया मच्छर से फैलता है, सही है। डेंगू भी मच्छर से फैलता है, ये भी सही है। चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर निमोनिया की बात करें तो ये जब व्यक्ति बीमार होता है किसी और बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तब निमोनिया हो जाता है। इसमें ना हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है और ये ज़्यादातर बुजुर्ग और
बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और बलगम या मवाद वाली खांसी भी होती है। यह वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है कृतंक, ऑप्शन 2 में है फल्क, ऑप्शन 3 में है विषदंत, ऑप्शन 4 में है कसक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषदंत। सांप का जो दांत होता है वो खोखला होता है और ये पाइथन ग्लैंड या जहर की थैली से जुड़ा होता है। जैसे ही ये किसी चीज़ को काटता है तो पाइथन ग्लैंड या जहर की थैली से पॉइजन दांत होते हुए आदमी या किसी जान जिस चीज़ को काटते हो उसमें प्रवेश कर जाता है। अगर कृतंक की बात करें तो ये हमारे आगे के 4 दांत ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, जिसे कृतंक या छेदक कहते हैं, जो उतरने के में काम आता है। इसे हम स्माइली टिथ भी कहते हैं। अगर फल्क की बात करें तो ये जैसे मछली पे देखते हैं, जब उसको सांप कहे तो उसका चमड़ा जैसे उजला उजला निकलता है, सांप पे होता है या जिस जानवर पे भी होता होगा ये, उसे फल्क कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, झूम की खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, काट और दग्ध खेती, जैव खेती, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काट और दग्ध खेती। झूम खेती मुख्यतः पूर्वोत्तर में होता है और खासकर मिजोरम में होता है। यहाँ पे पहले ज़मीन को बहुत साल के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे ही जब उसमें बाँस, घास वगैरह, खरपतवार उगते हैं तो उसको काट के, जला के उसके राख का उपयोग खाद के रूप में करते हैं और हल्का जोत के उसमें बीज बोया जाता है और फसल कटने के बाद फिर उसको कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं जब तक बाँस और खरपतवार उसमें उग ना जाए। इसमें कीटनाशक का उपयोग तो होता ही नहीं है। और जैव खेती ये नहीं है। जैव खेती केचुआ के खाद से जो होता है, वर्मी कंपोस्ट से, उसको जैव खेती कहते हैं और इसमें रासायनिक खाद का उपयोग भी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है छाल, 2 में है जड़, 3 में है पत्ते, 4 में है बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छाल। सिनकोना को कुनैन भी कहते हैं। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। पहले के ज़माने में जब मलेरिया का टेबलेट नहीं था तो इसके छाल को सुखा के चूर्ण बना के उबाल के छान के तब पिया जाता था। अब तो इससे टेबलेट बना दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो ऑप्शन 1 है अमरबेल का पौधा, ऑप्शन 2 है घटपर्णी का पौधा, ऑप्शन 3 है कैक्टस का पौधा, ऑप्शन 4 है सूरजमुखी का पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घटपर्णी, जिसे निपोथीम्स या पिक्चर प्लांट्स भी कहते हैं। ये अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होगा तो सीटेट 2021 में मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में ये पूछा गया था। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर करके लगभग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अमरबेल की बात करें तो पेड़ पे आप लोग देखते होंगे एकदम रेशे की तरह, जड़ की तरह पीला पीला पूरा पेड़ पे छाए रहता है और इसके जड़ को, अमरबेल के जड़ को मिट्टी से लेना देना नहीं रहता। ये पेड़ के ही टहनियों से रस लेके अपना डेवलपमेंट करता है। अगर कैक्टस की बात करें तो ये कांटेदार पौधा है और जो रेगिस्तान में भी पाया जाता है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी को अपने तना में स्टोर भी कर लेता है, जिससे कि यह रेगिस्तान में सर्वाइव करता है। और कैक्टस के पौधों पे ही फाख्ता पक्षी अपने अंडे देते हैं। और सूरजमुखी का पौधा, इससे प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता, इसको प्रकाश प्रभावित नहीं करती लाइट, तो इसलिए इसकी खेती साल में किसी भी वक्त की जा सकती है और इसकी सबसे ज़्यादा खेती कर्नाटक में होती है और आपको पता है इसका तेल बनता है सूरजमुखी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। कथन 1 में है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। कथन 2 में है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। कथन 3 है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। कथन 4 है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये भी सही है। नर मक्खी काम वाम नहीं करते हैं और ये बहुत कम होते हैं एक छत्ते में। सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, ये गलत है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये भी सही है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर मधुमक्खी के अंडे देने की बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक देती है। दिसंबर तक इसका मुख्य टाइम होता है, मेन टाइम होता है अंडे देने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोनाल्ड रॉफ को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। ऑप्शन 1 में है चिकुनगुनिया मच्छर से फैलता है, इस खोज के लिए मिला था। ऑप्शन 2 में है मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस खोज के लिए मिला था। ऑप्शन 3 में है प्लेग पिस्सुओं से फैलता है, इस खोज के लिए मिला था। ऑप्शन 4 में है डेंगू मच्छर से फैलता है, इस खोज के लिए मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस खोज के लिए मिला था। मच्छर से फैलने वाले ये तीनों है, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू भी मच्छर से फैलता है, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मलेरिया मच्छर से फैलता है इस खोज के लिए 1902 में दिया गया था। अब प्लेग भी पिस्सुओं से ही फैलता है। अगर प्लेग की बात करें तो ये मुख्यतः चूहों में होता है, ये चूहों का बीमारी है प्लेग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। ऑप्शन 1 में है वर्षा का उत्खनन। ऑप्शन 2 में है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। ऑप्शन 3 में है वर्षा के पानी को पंप करना। ऑप्शन 4 में है वर्षा के पानी का संचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्षा के पानी का संचयन। अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखें, वर्षा के पानी को पंप करना, तो ये तो पंप करना तो किसी जगह से पानी को खींच के किसी जगह पहुंचाना है, तो ये तो होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन 1 में भारतीय वन एक्ट 1927 से। ऑप्शन 2 में है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। ऑप्शन 3 में है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ऑप्शन 4 में है राष्ट्रीय वन नीति 1958 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अगर बात करें भारतीय वन एक्ट 1927 की, तो ये वन उत्पादन की आवाजाही को नियंत्रित करना और उस पर शुल्क लगाने से था, जिससे कि सरकार का राजस्व बढ़े। और भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 1927 का ही संशोधित रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 में है उत्तराखंड। ऑप्शन 2 में है गुजरात। ऑप्शन 3 में है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 में है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ गिर नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी नेशनल पार्क को कवर किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। चलिए, थैंक यू सो मच।